हेलो एवरीवन, टाइम्स कैरियर में आप सबों का स्वागत है। इससे पहले हम लोग जो है इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर को देख चुके हैं, जिसमें कई टॉपिक्स हम लोग कवर किए थे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, हेडलाइन लगा सब कोई, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हिंदी में इसे कहा जाता है निर्देश तंत्र। एक मिनट, यहां पर मैं पेन चेंज कर लेता हूं। इसे हिंदी में कहा जाता है निर्देश तंत्र कहा जाता है। क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्या होता है रेफरेंस? देखो, रेफरेंस को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मान लीजिए कि कोई भी एक मानक पोजीशन होता है या बिंदु होता है या स्थान होता है। मान लीजिए कि आप कटिहार से 20 किलोमीटर, कटिहार जिला से 20 किलोमीटर दूर हैं, किसी दूसरे जगह में है, मनसाही में है, मनिहारी में है, सेमापुर में है, बरारी में है, या कहीं भी हो सकते हैं, सलमारी में हो सकते हैं, सुनेली में हो सकते हैं, या बारसो, या कहीं भी हो सकते हैं। तो जब आप रोड में चलते हैं या ट्रेन में चलते हैं, जब सफर करते हैं, तो आप देखते हैं कि अगर रोड से चलते हैं तो आपको बार बार जो है बोर्ड में, छोटा छोटा सा बोर्ड में लिखा हुआ मिलता है, या हाईवे में चलते हैं तो बड़ा बड़ा बोर्ड में लिखा हुआ मिलता है कि कटिहार जो है, कटिहार से जो आप डिस्टेंस है वो 15 किलोमीटर है। फिर अगर आप कटिहार की ओर बढ़ते हैं तो फिर 15 की जगह 12 किलोमीटर मिलता है, फिर 10 किलोमीटर मिलता है, फिर 8 किलोमीटर मिलता है, 5 किलोमीटर मिलता है। या फिर अगर आप पटना जा रहे हैं तो बड़े बड़े हाईवे में या बड़े बड़े बोर्ड में लिखे हुए रहते हैं। ठीक है, तो वो एक तरह का रेफरेंस होता है। रेफरेंस का मतलब है कि आपको जो है निर्देश कर रहा है। क्या कर रहा है? आपको निर्देश कर रहा है कि आप पटना से जो है इतना किलोमीटर डिस्टेंस पर हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार किसी ऑब्जेक्ट का गति को जानने के लिए, गति में होने वाला जो देखो, जब गति होगी तो चाल होगा, डिस्टेंस होगा, दूरी होगा, समय होगा, एक्सीलरेशन होगा। तो किसी ऑब्जेक्ट का जो गति का वर्णन करने के लिए उसमें जो प्रयोग होती है, चाल, दूरी, समय या डिस्टेंस या फिर एक्सीलरेशन, पोजीशन, इन सबों का अध्ययन करने के लिए जिन फ्रेम का यूज किया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र कहा जाता है। तो निर्देश तंत्र का हम लोग डेफिनेशन दे सकते हैं कि किसी स्थिर बिंदु या स्थान जिसके सापेक्ष पिंड की स्थिति, वेग, त्वरण आदि मापे जाते हैं। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। तो यहां पर हम लोग इसका डेफिनेशन दे सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। आइए जानते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। कि किसी स्थिर, यही तो प्रॉब्लम है कि बार बार जो है चेंज हो जाता है। किसी स्थिर बिंदु या स्थान, ध्यान दो सब कोई, किसी स्थिर बिंदु या स्थान जिसके सापेक्ष ऑब्जेक्ट की दूरी, चाल, समय, त्वरण etc मापे जाते हैं, उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। ध्यान से देखो, किसी स्थिर बिंदु या स्थान, कोई बिंदु है या स्थान है, और जिसके सापेक्ष यानी उसके रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की दूरी, चाल, समय, त्वरण etc जब मापे जाते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप जब रोड में चलते हैं तो आप देखते हैं कि बार बार आपको इंडिकेट्स किया जाता है कि जिस पोजीशन आप पहुंचना चाहते हैं, दिल्ली पहुंचना चाहते हैं, पटना पहुंचना चाहते हैं, या कटिहार पहुंचना चाहते हैं, या कोई भी जब आप जो मानक स्थान होता है, मानक पोजीशन होता है, जब आप उस जगह को पहुंचना चाहते हैं तो बार बार रोड में आपको इंडिकेट्स करता है। या फिर आप देखे होंगे कि जब आप ट्रेन में चढ़े हुए हैं और वेयर इज माई ट्रेन ऐप को आप खोलते हैं और जिस ट्रेन में पहुंचे हुए हैं तो आपको बार बार इंडिकेट्स
करती है वो ऐप कि आप जो है इस स्टेशन इतना बजे पहुंच जाएंगे, और उसका डिस्टेंस बतलाता है, उसके बाद कितना समय लगेगा, ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन कौन है, क्या समय लगेगा, क्या डिस्टेंस है उसका, क्या स्पीड है, सारा चीज हम लोग उसके अकॉर्डिंग जो है कंक्लूजन करते हैं। तो वो जो है आपका जो मानक पोजीशन या स्थान या बिंदु होता है, जिसके चारों ओर हम ऑब्जेक्ट की क्या क्या मापते हैं, दूरी मापते हैं, चाल मापते हैं, समय या त्वरण को मापते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप कि डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा कि निर्देश तंत्र किसे कहते हैं, कि किसी स्थिर बिंदु या स्थान जिसके सापेक्ष उसके रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की दूरी, चाल, समय, त्वरण etc मापे जाते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। अब है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में। तो यहां पर हम लोग कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दो भागों में विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कितने भागों में विभाजित किया गया है, दो भागों में विभाजित किया गया। एक का नाम है इनर्शियल, पहला जो है वो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसे हिंदी में कहा जाता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र, निर्देश तंत्र क्या कहा जाता है, हिंदी में जड़त्वीय निर्देश तंत्र, और इंग्लिश में क्या कहा जाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो फर्स्ट टाइप है वो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो या तो एक समान चाल से गति करते हैं, एक समान वेग से गति करते हैं, या तो फिर उसमें क्या होता है कि वो रेस स्टेट में होता है। ठीक है, दैट मींस यहां पर हम लोग कह सकते हैं, इसका डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं कि इसमें मतलब किसमें, जड़त्वीय निर्देश तंत्र में। अब अगला क्या है, वो अगला जब जाएंगे तो उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट एक समान चाल से गति करते हैं, एक समान चाल से गति करते हैं। क्या है इसका फर्स्ट जो टाइप है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो तो निर्देश तंत्र। इसमें जो है ऑब्जेक्ट एक समान चाल से गति करते हैं, या ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में होते हैं, ऑब्जेक्ट रेस्ट में होते हैं। दो ही बात होंगे इसमें, ध्यान दो, यहां पर बात बहुत इंपॉर्टेंट है, गहरा बात है। अभी और हम लोग कंसेप्ट को जानेंगे, इसका डिटेल और डिस्कशन करेंगे। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जड़त्वीय निर्देश तंत्र में, इसमें ऑब्जेक्ट एक समान चाल से गति करते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में होते हैं। अब है कि इसका सेकेंड टाइप क्या है, आइए पहले सेकेंड टाइप को भी जानते हैं, तब ज्यादा डिस्कशन करेंगे तो बेटर होगा, और इसका कंसेप्ट को भी हम लोग जान पाएंगे। ठीक है, सेकेंड जो है, दूसरा जो है वो है आपका नॉन इनर्शियल। क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहला का क्या नाम है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा का क्या नाम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हिंदी में कहा जाता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। यह दूसरा है, क्या नाम है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक समान चाल से नहीं बल्कि त्वरित होते हैं। ठीक है, इसमें त्वरित एक्सीलरेटेड ऑब्जेक्ट का अध्ययन किया जाता है। इसमें जो है देखो, इसमें ऑब्जेक्ट एक समान चाल से गति करते हैं, और इसमें जो है वो एक्सीलरेटेड होते हैं, यानी चाल कभी बढ़ भी सकता है और चाल क्या हो सकता है, घट सकता है। तो इस तरह से हम लोग एक समान को यहां पर असमान चाल बोल सकते हैं। एक समान का इंग्लिश होता है यूनिफॉर्म, क्या होता है,
यूनिफॉर्म होता है। और इसमें जो है ऑब्जेक्ट जो है नॉन यूनिफॉर्म में गति करते हैं। किसमें गति करते हैं? नॉन यूनिफॉर्म में। तो इसका डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म असमान चाल, यहां पर मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, ठीक है। इसमें जो है असमान चाल से गति करते हैं। देखो उसमें क्या है कि एक समान चाल से गति करते हैं, ठीक है, और एक समान, और इसमें क्या है कि असमान चाल से गति करते हैं। इसका मतलब है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक समान चाल से गति करेगा तो उसका जो एक्सीलरेशन का मान होगा, किसका मान? एक्सीलरेशन ए का जो मान होगा वो 0 होगा। एक्सीलरेशन का मान क्या होगा? 0। लेकिन जब कोई नॉन यूनिफॉर्म चाल से गति करता है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से गति करता है, तो फिर उसमें एक्सीलरेशन का मान 0 नहीं होगा। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि इसमें अगर रेस्ट में होगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट में होते हैं या एक समान चाल में होते हैं, तो एक्सीलरेशन का मान क्या होता है? 0 होता है। और इसमें एक्सीलरेशन का मान 0 नहीं होता है, बल्कि ऑब्जेक्ट त्वरित गति करते हैं, एक्सीलरेटेड मोशन करते हैं, ठीक है। तो दोनों में कभी कभी अंतर पूछ देते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। तो आप इसका दो अंतर आसानी से देख सकते हैं। किसमें ऑब्जेक्ट जो है एक समान चाल से गति करते हैं, किसमें? इनर्शियल में। और नॉन इनर्शियल में ऑब्जेक्ट एक समान चाल नहीं बल्कि असमान चाल से गति करते हैं। पहला पॉइंट है कि उसमें एक समान, इसमें असमान चाल से गति करते हैं। दूसरा है कि इसमें एक्सीलरेशन का मान 0 होता है, क्योंकि एक्सीलरेशन होता ही नहीं है, ठीक है। रेस्ट में होगा, एक समान होगा, तो एक्सीलरेशन का मान क्या होगा? 0। और इसमें एक्सीलरेशन का मान 0 नहीं होता है, एंड इसमें एक्सीलरेटेड नहीं होता है और इसमें एक्सीलरेटेड होता है। दैट मीन्स एक्सीलरेशन 0 नहीं होता है, इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन होता होगा, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि बॉडी का जो स्पीड है वो कम बेस हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डेफिनेशन जो जस्ट आपके सामने था यहाँ पर, यह था फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डेफिनेशन। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। आपने देखा, यह था फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस को 2 भागों में बांटा गया है। एक है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आई होप कि ये 2 टॉपिक को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं आगे की ओर क्या कहता है नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। और आप लोग इसको नोट कर लीजिए। बस इसी तरह से हम लोग को सीखते हुए आगे बढ़ना है, धीरे बढ़ना है, जानते हुए आगे बढ़ना है। और दोस्तों मैं यही कहूंगा कि आप लोग के लिए मैं कंटिन्यू वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा जो है आप लोग अपने फ्रेंड को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेट मिलते रहे, ताकि मैं आप लोग के लिए कंटिन्यू वीडियो बनाता रहूं। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, 1 पैसा भी नहीं लगेगा आप लोग को। कंटिन्यू मैं पूरा का पूरा 11th और 12th का फिजिक्स आपका कंप्लीट कर दूंगा, और साथ ही साथ प्लेलिस्ट भी बना रहा हूं। इससे पहले हम लोग 2 जो है चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। एक है वेक्टर एनालिसिस, बिल्कुल जैसे आप कोचिंग में पढ़ते हैं, बैठ के पढ़ते हैं टीचर के सामने, बिल्कुल वैसे ही मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग इसको क्या करें, अच्छी तरह से स्टडी करें, साथ ही साथ नोट भी बनाएं। जो भी मैं जैसे देख रहे हैं आप, क्या इनर्शियल, नॉन इनर्शियल, सबका कंसेप्ट दे रहा हूं, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन कर रहा हूं। आपको पता है कि साइंस को ज्यादा समझना पड़ेगा आपको, ठीक है, यानी कम समय में आपको लिखना कम है, ठीक है, पढ़ना कम है, लेकिन समझना इसको ज्यादा है। जब तक आप साइंस को नहीं समझेंगे तब तक साइंस आपको नहीं समझेंगे, फिजिक्स आपको नहीं समझेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। अगर यहां तक आप लोग का कंप्लीट हो गया हो तो हमारा जो अगला टॉपिक है, ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो हमारा है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के आधार पर, यहां पर हम लोग कहेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के आधार पर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के आधार पर गति को
तीन भागों में तीन भागों में तीन भागों में तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, क्या है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के आधार पर गति को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। इससे पहले का जो वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोग ने क्या पढ़ा था कि गति को जनरली चार भागों में बांटा गया है। पहला नाम है लीनियर मोशन, दूसरा का नाम है सर्कुलर मोशन, और तीसरा का नाम है पेरियोडिक मोशन जिसे ऑसिलेशन मोशन भी कहा जाता है, और चौथा था रैंडम मोशन। लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के आधार पर जो है इसे कितने भागों में बांटा गया है? इसे बांटा गया है तीन भागों में, जिसमें पहला का नाम है वन डायमेंशन मोशन। नाम सुने होंगे आप लोग, वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन। इसे हिंदी में बोलते हैं एक विमीय गति, एक विमीय गति। इसका जो पहला टाइप है वो क्या है? वन डायमेंशनल मोशन, एक विमीय गति। आइए जानते हैं कि एक विमीय गति किसे कहते हैं। पहले इसको हम लोग क्लियर करते हैं कि वन डायमेंशनल मोशन किसे कहा जाता है, फिर टू डायमेंशनल में आएंगे, फिर थ्री डायमेंशनल में आएंगे। आप लोग को मालूम है कि जो एक्सिस होते हैं वो तीन होता है, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, और एक क्या होता है? जेड एक्सिस होता है, और ये मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट होता है जिसे वो मान लिए। ठीक है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट केवल एक एक्सिस पर गति करते हैं, अब मान लो हो सकता है कि आप जो है केवल एक्स एक्सिस पर गति कर रहे हैं, या वाई एक्सिस पर गति कर रहे हैं, या फिर किस पर? जेड पर। तो जब कोई ऑब्जेक्ट केवल एक एक्सिस पर, मान ली तीनों में से कोई एक एक्सिस पर गति कर रहा है, या फिर सीधी रेखा में मतलब स्ट्रेट लाइन में गति करता है, तो उस प्रकार के मोशन को क्या कहा जाता है? वन डायमेंशनल मोशन कहा जाता है। और हिंदी में क्या कहा जाता है? एक विमीय गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक विमीय गति कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि वन डायमेंशनल मोशन एक विमीय गति। तो इसका परिभाषा हम लोग देख सकते हैं वन डायमेंशनल मोशन का, एक विमीय गति का, कि जब ऑब्जेक्ट केवल एक एक्सिस कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड में, तीनों में से कोई एक एक्सिस पर, ठीक है, यहां पर तीन एक्सिस है, तो जब ऑब्जेक्ट केवल एक एक्सिस पर गति करे या सीधी रेखा में गति करे तो उसे वन डायमेंशनल मोशन, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वन डायमेंशनल मोशन, 1D शॉर्ट में यहां पर लिख दिए, वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है, आप देख सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट केवल एक एक्सिस पर, कितने एक्सिस होते हैं? तीन एक्सिस होते हैं, एक्स वाई जेड, और तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो जब ऑब्जेक्ट केवल एक एक्सिस पर गति करे या सीधी रेखा में गति करे तो उसे वन डायमेंशनल मोशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे वन डायमेंशनल मोशन कहा जाता है। अब है कि सर इसका उदाहरण क्या होगा? उदाहरण है कि मान लीजिए कि एनएच नेशनल हाईवे या रोड बिल्कुल सीधा है, तो सीधी रोड में जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो गति करती है तो वो किसका उदाहरण होता है? वन डायमेंशनल मोशन। तो यहां पर हम लोग कहेंगे सीधी एनएच नेशनल हाईवे, शॉर्ट में राजमार्ग बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में एनएच नेशनल हाईवे, सीधी राजमार्ग एनएच पर कार की गति, ठीक है, यह उदाहरण है। सीधी एनएच पर, सीधी नेशनल हाईवे पर कार की जो गति है वो किसका उदाहरण है? वन डायमेंशनल मोशन का उदाहरण है। चलिए, आई होप कि ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, डेफिनेशन भी क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं इसको, कि जब ऑब्जेक्ट केवल एक एक्सिस पर, कौन सा एक्सिस पर? केवल एक एक्सिस पर गति करे या सीधी रेखा में गति करे तो उसे वन डायमेंशनल मोशन कहा जाता है। या बंदूक से छोड़ी गई जो गोली की गति होता है वो किसकी उदाहरण है? वन डायमेंशनल मोशन का उदाहरण है। चलो इसको नोट कर लो।
तो हमने यहां पर क्या लिखा कि कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। यहां पर हमने लिखा है कि कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, किसको? गति को। चलिए अब आते हम लोग सेकेंड में। चलिए सेकेंड में आते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो दूसरा है वो हमारा है 2 डायमेंशनल मोशन, 2D मोशन। डी मतलब डायमेंशनल होता है यहां पर। द्विविमीय, द्विविमीय गति, द्विविमीय गति। ठीक है, 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है 2 एक्सिस को फॉलो करता है। जब गति करते हैं तो 3 एक्सिस में किसी भी 2 एक्सिस को फॉलो करता है। अब क्वेश्चन उठ रहा है कि सर नहीं समझ रहे हैं बात को। आइए हम लोग समझने के पहले कोशिश करते हैं, तब इसको हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, यह है कि एक्स वाई तल हो सकता है, या फिर वाई जेड तल हो सकता है, या फिर जेड एक्स तल हो सकता है। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट जब किसी भी 2 एक्सिस को गति करते हुए 2 एक्सिस को फॉलो करता है तो उसकी जो गति होती है वो गति क्या कहलाती है? 2 डायमेंशनल मोशन कहलाती है। जैसे कि पृथ्वी पर जो हम लोग गति करते हैं, अब चल रहे हैं तो ये क्या हो गया? एक्स एक्सिस, और अचानक मुड़ गए, किसी भी एंगल पर मुड़ जाते हैं तो हम लोग वाई एक्सिस को फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी पर कोई भी जो गति होती है वो 2 डायमेंशनल मोशन का उदाहरण है। यानी पृथ्वी पर कोई भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का जो गति होती है वो किसका उदाहरण होता है? 2 डायमेंशनल मोशन का उदाहरण होता है। तो तल को हम लोग समतल या प्लेन भी कहा जाता है, या सरफेस भी कहा जाता है। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं, डेफिनेशन मैं दे सकता हूं यहां पर। ठीक है, कि जब ऑब्जेक्ट की गति का, जब ऑब्जेक्ट की गति का वर्णन मतलब एक्सप्लेन करने के लिए 2 एक्सिस, तो एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, या जेड एक्स हो सकता है। 2 एक्सिस की आवश्यकता होती है तो उसे 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। जब ऑब्जेक्ट की गति का वर्णन करने के लिए 2 एक्सिस की आवश्यकता होती है। हाँ, मैं अभी गांव में पढ़ा रहा हूं, आप ट्रैक्टर की आवाज सुन रहे होंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, पढ़ने से हम लोग को मतलब है, चाहे गांव हो, शहर हो, या महल हो, या ताजमहल हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बस पढ़ाई हम लोग को समझ में आना चाहिए, जो चीज हम लोग कर रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक, चलिए तो ये डेफिनेशन आपके सामने है। ठीक है, आप देख सकते हैं डेफिनेशन। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं। ठीक है, चलिए क्या डेफिनेशन है आप देख सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट की गति का वर्णन करने के लिए 2 एक्सिस की आवश्यकता होती है तो उसे 2 डायमेंशनल मोशन कहा जाता है। या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि किसी तल की आवश्यकता होती है, प्लेन की आवश्यकता होती है। प्लेन का मतलब एरोप्लेन नहीं यहां पर। ठीक है, अब है कि इसका हम लोग एक उदाहरण दे सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। ये आगे चलकर चौथा चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, प्रक्षेप्य गति। तो ये जो प्रक्षेप्य गति होता है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं प्रक्षेप्य, इंग्लिश में प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। प्रोजेक्टाइल मोशन, कौन सा मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इस गति का देखो, ये आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस गति का एक्सप्लेन करने के लिए, इस गति या जमीन पर चलने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, खाली सीधी नहीं होना चाहिए,
तो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो उदाहरण है वो कौन सा मोशन का उदाहरण है? वो 2 डायमेंशनल मोशन का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगर ये क्लियर है तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। डेफिनेशन आपके सामने है। तीसरा जो है हमारा, चलिए अब देखते हैं हम लोग थर्ड क्या है। तो थर्ड हमारा जो है, थर्ड है हमारा थ्री डायमेंशनल मोशन, 3D मोशन। ठीक है, ये थर्ड नंबर है, 3D मोशन। इसे त्रिविमीय कहा जाता है, त्रिविमीय गति, त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति में क्या होता है कि तीनों जो है आवश्यकता होती है, जिसमें तीनों एक्सिस एक्स वाई जेड की आवश्यकता होती है उसे, जिसमें तीनों एक्सिस की आवश्यकता होती है उसे 3D मोशन कहा जाता है। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर है डेफिनेशन, कि जिसमें तीनों एक्सिस की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है? 3D मोशन कहा जाता है। या ये भी बोल सकते हम लोग कि जो स्पेस कहेंगे, यहां आकाश होता है, जो स्पेस में गति करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे 3D मोशन कहा जाता है। अब इसको यहां पर समझो कि मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस है। ये ओरिजिन पॉइंट है। तो कोई बिंदु यहां पर है, यानी एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस की अगर आवश्यकता होती है तो फिर हम उस प्रकार के मोशन को क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे कि 3 डायमेंशनल मोशन, यानी त्रिविमीय गति कहा जाता है। तो एक बार हम लोग समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपका जो है एरोप्लेन की गति या हेलीकॉप्टर या रॉकेट की गति, जो मान लीजिए एरोप्लेन, तो कई बार आप देखते होंगे कि एरोप्लेन जो है वो चलते हैं फिर टर्न लेते हैं। ठीक है, तो जब वो टर्न लेते हैं, जैसे जमीन पर मान लीजिए कि यहां पर हम लोग उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि वो जो है टेकअप होता है या फिर फ्लाइट उड़ान जब भरती है। ठीक है, मान लीजिए कि यहां पर एरोप्लेन लगे हुए हैं, ये एरोप्लेन है। ठीक है, मान लीजिए तो वो यहां से लेके यहां तक आए और फिर यहां पर टर्न ले लिए, तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, और वो फिर धीरे धीरे क्या होता है? ऊपर की ओर, आसमान की ओर उड़ान भर देता है, जेड एक्सिस को फॉलो कर लेता है। तो जो तीनों एक्सिस को फॉलो करता है वो 3 डायमेंशनल मोशन का उदाहरण होता है। जो केवल दो एक्सिस को, कोई भी एक्स वाई जेड में कोई दो एक्सिस को फॉलो करता है तो उसे क्या कहा जाता है? 2 डायमेंशनल मोशन कहा जाता है। और जो केवल एक एक्सिस की को फॉलो करता है उसे 1 डायमेंशनल मोशन कहा जाता है। एकदम आसान भाषा में डेफिनेशन है, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगर इसको आप समझ गए होंगे 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, तो हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे।